स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 केमिस्ट्री का। ठीक है, पार्ट 6 में चैप्टर जो हमारा था चल रहा था पृष्ठ रसायन और चैप्टर 5। ठीक है, पार्ट 5 तक हम पढ़ चुके हैं, पार्ट 6 हमें पढ़ना है। तो चलिए पार्ट 6 को पढ़ लेते हैं। पार्ट 6 में आपको कोलाइडी विलयन के जो कुछ गुण हैं वो पढ़ाए जाएंगे और कोलाइडी विलयन के बारे में जो उसके गुण थे वो और उसके उपयोग के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए कोलाइडी विलयन के गुण हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें कोलाइडी विलयन के गुणों की। ठीक है, तो देखिए कोलाइडी विलयन के जो गुण होते हैं वो हम पढ़ते हैं। इंग्लिश में अगर इसको लिखना हो तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट इसे कट कर लीजिएगा, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसे कट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो ये बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, यहाँ पे इनके गुण के पहले के गुण की बात करते पहले इनके गुण पढ़ लेते हैं कि टोटल इनके गुण होते कितने हैं। तो टोटल इनके जो गुण होते हैं वो होते हैं, कितने गुण होते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोलाइडों के जो गुण है वो निम्नलिखित है। पहला गुण है विषमांगी प्रकृति, दूसरा जो इसका गुण है वो है अस्थिरता, तीसरा जो इसका गुण है वो है सतही क्षेत्रफल, चौथा जो इसका गुण है वो है रंग। और यहीं पे पांचवें गुण की बात करें तो पांचवा गुण इसका है अवसादन। और छठवें गुण की बात करें, छठवां गुण है यहाँ पे ब्राउनी गति। और सातवें गुण की बात करें तो सातवां गुण है यहाँ पे टिंडल प्रभाव। ठीक है, ये सब कोलाइडी विलयन के गुण हैं। अगर आठवें यहीं पे गुण की बात करें तो आठवां गुण इसका है कोलाइडी कणों पर आवेश। नवे गुण की बात करें तो इसका 9 जो गुण है वो है विद्युत कण संचलन प्रभाव। अगर 10वें गुण की बात करते हैं तो 10वां जो इसका गुण है वो है स्कंदन। तो टोटल हमारे पास 10 गुण इसके हैं जो हमें पढ़ने हैं, इनके अंदर भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब इनके अंदर जो ये पॉइंट दिए गए हैं इनके अंदर अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर पे हमारा कौन है, सबसे पहले नंबर पे हमारा था विषमांगी प्रकृति। तो विषमांगी प्रकृति के बारे में पढ़ लेते हैं, विषमांगी प्रकृति होती क्या है। ठीक है, विषमांगी प्रकृति के बारे में बात करें तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होने के कारण कोलाइडी विलयन होता है वो विषमांगी प्रकृति के होते हैं। अगर परिक्षिप्त जो प्रावस्था होती है उसके कणों का आकार अगर बड़ा हुआ, इस तरह से अगर बड़ा हुआ तो ये जो कण होते हैं ये वो कोलाइडी विलयन के ये कैसे प्रकृति के हो जाते हैं, विषमांगी प्रकृति के होते हैं। तो सबसे जो पहला गुण होता है ये इसका कौन सा होता है, विषमांगी प्रकृति। अगर यहीं पे दूसरे गुण की बात करें अस्थिरता की, तो अस्थिरता क्यों होती है, अस्थिरता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो अस्थिरता को हम इंग्लिश में बोलते हैं अनस्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं अस्थिरता की। तो देखिए यहाँ पे जो द्रव स्नेही कोलाइड, हमारे पास दो यहाँ पे थे, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी थे। तो देखिए यहाँ पे द्रव स्नेही जो है, द्रव स्नेही कोलाइडों की तुलना में द्रव विरोधी कोलाइडों का स्थायित्व तो कम होता है। ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइडों की तुलना में अगर बात करें द्रव विरोधी कोलाइडों का स्थायित्व तो उसका स्थायित्व क्या होता है, यहाँ पे कम होता है, क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइडों में कणों का आकार बड़ा होने के कारण गुरुत्व के प्रभाव से इसका निलंबन हो जाता है। इस वजह से इसकी जो स्थिरता होती है, अस्थिरता होती है इसकी ये इसमें पाई जाती है। तो कोलाइडो कणों में क्या पाई जाती है, अस्थिरता भी का जो गुण होता है वो भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे तीसरे गुण की बात कर ले तो यहाँ पे तीसरा इसका जो गुण है ये है सतही क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया। यहाँ पे बात करते हैं कोलाइडी निलंबन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का जो सतही क्षेत्रफल होता है वो अधिक होने के कारण यह उत्तम अधिशोषक होता है एवं उत्प्रेरक का भी कार्य करते हैं। जो कोलाइडी निलंबन होता है उसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है उसमें जो कणों का सतही क्षेत्रफल होता है वो अधिक होने के कारण यह उत्तम अधिशोषक एवं उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यहाँ पे चौथे गुण की बात कर ले, चौथा जो इसका गुण होता है देख लीजिए, चौथा यहाँ पे गुण है इसका रंग। तो इसके कलर की बात कर लेते हैं कोलाइडो की। तो देखिए कलर के बारे में क्या दिया गया है, कोलाइडी जो विलयन होता है उसका रंग परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के कारण भिन्न भिन्न होता है। मतलब कहीं भी इसका जो कलर होता है वो सेम नहीं होता है, हर जगह इसका जो कलर होता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जैसी प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसी प्रकार से जो इसका कलर होता है वो भिन्न भिन्न होता है, मतलब लाल नीला हरा हर जगह पे अलग अलग होता है। यहाँ बात करें कि यह जो प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो कोलाइडी कणों के आकार और प्रकृति दोनों पर निर्भर करती है। अगर यहाँ पे जैसे की बात कर ले
जैसे हम बात कर लें तो एजी सॉल मतलब सिल्वर का जो विलियन है, ठीक है, सॉल में विलियन होता है। तो यहाँ पे सिल्वर सॉल की बात करें तो उसमें जो कणों का आकार होता है वो 6 × 10⁵ मीटर, ठीक है, मिलीमीटर होने पर सॉल का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो उसका जो रंग होता है वो पीला नारंगी होता है। सॉल का रंग कैसा होता है, तो यहाँ पे सॉल का रंग होता है पीला नारंगी। लेकिन अगर हम कणों का आकार 9 × 10⁵ होने पर जब इसका सॉल का रंग होता है वो किस तरह से हो जाता है, तो इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। इसका कलर हो जाता है लाल नारंगी। पहले कैसे था, तो पहला था पीला नारंगी जब हमारा जो कणों का आकार था वो था 6 × 10⁻⁻5 mm। यहीं पे अगर जो कणों का आकार होता है वो 9 × 10⁻⁵ हो जाता है, तो यहाँ पे जो होता है सॉल का रंग वो क्या हो जाता है, लाल नारंगी हो जाता है। तो ये थी कलर की बात। तो अगर यहाँ पे 5 जो हमारा है गुण की बात करते हैं, 5 नंबर जो गुण हमारा है अवसादन, उसकी बात कर लेते हैं। अवसादन को अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, तो सेडिमेंटेशन इसको बोलते हैं, ठीक है, सेडिमेंटेशन इसको बोलते हैं। और इसके बारे में बात कर लेते हैं अवसादन होता क्या है। तो अवसादन की अगर बात करें तो यदि कोलाइडी विलयन को अपकेंद्र मशीन में रखकर तेजी से घुमाया जाए, जो अपकेंद्रण करती है मशीन, उसमें हम अगर कोलाइडी विलयन को भर देते हैं और फिर उस मशीन को तेजी से घुमाते हैं, जिस तरह से आपको मशीन पिछले पार्ट में बताई गई थी, दिखाई गई थी, यांत्रिक परिक्षेपण में आपको दिखाई गई थी, उसी तरह से मशीन होती है। और उस मशीन में हम अगर कोलाइडी विलयन को क्या करते हैं, रख देते हैं, डाल देते हैं और फिर मशीन को तेजी से घुमाते हैं। जब उस मशीन को तेजी से घुमाते हैं तो इसमें उपस्थित जो कोलाइडी कण होते हैं वो निषादित हो जाते हैं, मतलब नीचे बैठ जाते हैं। जब ये कण नीचे बैठ जाते हैं तो यही प्रक्रिया कहलाती है अवसादन, ठीक है। तो जब हम मशीन को तेजी से घुमाते हैं तो उसमें जो कण होते हैं कोलाइडी कण वो नीचे बैठ जाते हैं तली पर, और यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है नवसादन। यहाँ पे बात करें अगर तो इस विधि द्वारा हम क्या करते हैं, वृहद अणुओं को, मतलब जो बहुत सारे अणु होते हैं उनका क्या करते हैं, मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। तो इस विधि द्वारा बड़े बड़े अणुओं का या वृहद अणुओं का क्या किया जाता है, यहाँ पे मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। तो ये था अवसादन। अगले हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक यहाँ पे क्या है, जरा देख लीजिए। अगला टॉपिक है ब्राउनी गति, ठीक है। ब्राउनी गति क्या होती है, तो देखिए एक वैज्ञानिक थे ब्राउन, उन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम डाल दिया था ब्राउनी गति, ठीक है, उनके नाम पर ही इसको बोला जाता है ब्राउनी गति। तो देखिए वैज्ञानिक जो हमारे थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने ब्राउनी गति को दिया था। तो उन्होंने क्या बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि यदि कोलाइडी विलयन का अध्ययन अति सूक्ष्मदर्शी से किया जाए तो इस विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण जो है वो निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने ये बताया कि जब हम अगर इन कोलाइडी कणों को अगर परिक्षिप्त प्रावस्था में देखें, सूक्ष्मदर्शी देखें, तो इसके जो कण होते हैं वो निरंतर किस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए, ठीक है। इस गति को ही ब्राउनी गति बोलते हैं। तो ये है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति का फिगर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है ब्राउनी गति का, देखिए। तो यहाँ पे जो कण है ये इधर जा रहे हैं, पहले फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, मतलब इनकी जो गति अगर इनको मिलाएं इस तरह से तो इनकी जो गति है वो एक जगह, मतलब सीधे ना तो है, ना तो इधर सीधे है, ना तो मतलब किसी जगह पर ये स्थिर नहीं है, और ना ही इनकी सीधी लाइन में ये गति करते हैं। ये जो कण होते हैं इसके ये टेढ़े मेढ़े फैले हुए हैं, कहीं इधर तो कहीं इधर, ठीक है। जरा देख लीजिए इसके फिगर को, ये है फिगर हमारी ब्राउनी गति का। तो देख लीजिए यहाँ पे फिगर में ये जो कण होते हैं ये टेढ़े मेढ़े इधर इधर उधर इधर इस तरह से फैले हुए हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति के कारण ही इसको ब्राउनी गति बोलते हैं, ठीक है। तो ये था ब्राउनी गति और रॉबर्ट ब्राउन ने इसको दिया था। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्राउनी गति भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही था। अगला जो टॉपिक है ये मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमारा है टिंडल प्रभाव, ठीक है, जो पेपर में काफ़ी पूछा जाता है। तो चलिए टिंडल प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। टिंडल प्रभाव को अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो चलिए टिंडल प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं।
आज यहाँ के अगर टिंडल प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो ये भी इनके नाम पर ही पड़ा है। जो वैज्ञानिक थे हमारे टिंडल, जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया था, उन्हीं के नाम पर ही ये टिंडल प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो अगर देखें यहाँ पे तो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया, टिंडल नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया यहाँ पे देख लीजिए। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया यदि प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश पुंज को अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन से गुजारा जाए तो कोलाइडी जो कण है वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और इससे कोलाइडी कण प्रकाश के पथ में चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यहाँ पे देख लीजिए ये चित्र बना हुआ है, फिगर जो हमारा बना हुआ है, यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे लेंस लगा रहता है, यहाँ से जो प्रकाश की किरण यहाँ पे डाली जाती है और जब प्रकाश की किरण यहाँ पे डाली जाती है तो यहाँ पे ये देख लीजिए, इसका फिगर जो है ये एनसीईआरटी बुक का फिगर है, यहाँ पे बना हुआ है, ऊपर सूक्ष्मदर्शी लगी हुई है, नीचे ये देखिए लेंस लगा हुआ है। इस तरह से इसमें इस तरह से बना दिया गया है, किरणों को दिखा दिया गया। तो देखिए जब भी हम लेंस से किरणों को गुजारते हैं और ये जो विलियन है, ये सोल्यूशन है, इस विलियन में ये हमारा ट्रू सोल्यूशन है और ये हमारा कोलाइडी सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये वास्तविक सोल्यूशन जिसे बोलेंगे, वास्तविक विलियन, और ये जो बना हुआ है यहाँ पे ये हमारा है कोलाइडी सोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे हम जब लेंस से किरण गुजारेंगे और कहाँ पे गुजारेंगे, यहाँ पे डालेंगे इस कोलाइडी सोल्यूशन में। ठीक है, मतलब इस जो ये कोलाइडी विलियन है इसमें डालते हैं, जैसे कोलाइडी विलियन में डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे अंधेरा होता है और क्या होता है, एक जो प्रकाश की किरण होती है वो चमकती है, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो ये किरण चमकेगी वो किस तरह से चमकेगी, वो लगेगी एक चमकीले शंकु की तरह। ठीक है, और जब चमकीले शंकु की तरह दिखाई पड़ती है जिसे हम लोग बोलते हैं टिंडल शंकु। ठीक है, तो ये जो प्रकाश का जो पथ चमकता है यहाँ पे, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यही है क्या, टिंडल प्रभाव, कि सबसे पहले हम एक प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, यहाँ से गुजारते हैं और जब ये प्रकाश का जो पुंज है वो अंधेरे में रखे कोलाइडी विलियन पर से गुजारा जाता है। ये अंधेरे में रखा हमारा कोलाइडी विलियन है ये, और जब इससे हम गुजारते हैं तो यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही यहाँ पे जो प्रकाश के पथ में होता है वो चमकते हुए दिखाई पड़ता है। और जब ये चमकता है तो ये हमें एक टिंडल शंकु की तरह, चमकीले शंकु की तरह दिखाई पड़ता है। ये चमकीले शंकु की तरह दिखाई पड़ता है क्योंकि ये जो टिंडल ने दिया था इसको, तो इसलिए हम इसको टिंडल शंकु भी बोलते हैं। ठीक है, टिंडल वैज्ञानिक के नाम पे ही हम इसको टिंडल शंकु बोलते, और ये घटना ही कहलाती है टिंडल प्रभाव। तो चलिए अब थोड़ा सा नीचे पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है उसे देख लेते हैं। नीचे देखिए लिखा हुआ है, इस घटना में चमकीली शंकु बनता है और इस चमकीला शंकु बनता है और इसे ही टिंडल शंकु कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के आकार में अंतर अधिक होने पर टिंडल जो शंकु होता है वो क्या होता है, स्पष्ट बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे परिक्षिप्त प्रावस्था की बात करें और प्रक्षेपण माध्यम की बात करें तो यहाँ पे जो कणों के आकार में अंतर अधिक होने पर ये हमारा क्या बनता है, टिंडल शंकु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये थे बात करें अगर टिंडल शंकु के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं टिंडल जो प्रभाव के उदाहरण है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा था टिंडल प्रभाव। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि टिंडल प्रभाव के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो पहला उदाहरण इसका पढ़ लीजिएगा। पहला उदाहरण है, जब सूर्य का प्रकाश अंधेरे कमरे में उपस्थित छिद्र से प्रवेश करता है। जब भी आपने ये तो आपने देखा होगा कि जब भी जो सूर्य का प्रकाश है हमारे अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, उपस्थित छिद्र से प्रवेश करता है, तो कमरे में उपस्थित धूल के जो कण होते हैं वो प्रकीर्णन के कारण प्रकाश के पथ में चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये है हमारा टिंडल प्रभाव। ये पहला हुआ टिंडल प्रभाव का उदाहरण। अगर यहीं पे दूसरे उदाहरण की बात कर लें तो दूसरा उदाहरण है, यहाँ पे देख लीजिएगा, दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है, सिनेमा हॉल में जब फिल्म प्रोजेक्शन के समय जब प्रोजेक्टर के द्वारा पर्दे पर प्रकाश डाला जाता है तो हाल में उपस्थित धूल के जो कण होते हैं वो प्रकाश के पथ में चमकते हुए दिखाई देते हैं, और ये भी एक टिंडल प्रभाव है। तो ये जो उदाहरण दो हमारे थे ये टिंडल प्रभाव के उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से हमने टिंडल प्रभाव को समझ लिया, और ये टिंडल प्रभाव ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हर पेपर में आता है, मतलब हर बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस टिंडल प्रभाव को वेरी इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए देखिए, अब हमें टिंडल प्रभाव पढ़ लिया, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलाइडी कणों पर आवेश।
ये हमारा 8वां गुण था कोलाइडी विलियन का। ठीक है, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। ये ज़्यादा मेन नहीं आता नहीं है पेपर में, फिर भी देख लीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया हुआ है, कोलाइडी कणों पर आवेश की बात कर लेते हैं। तो कोलाइडी विलियन में उपस्थित सभी कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है। यदि सभी कोलाइडी कणों पर धनावेश हो तो वह धनात्मक कोलाइडी विलियन होगा, और यदि सभी कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश हो तो वह ऋणात्मक कोलाइडी विलियन होगा। इन कोलाइडी कणों के समान आवेशों में प्रतिकर्षण के कारण ही कोलाइडी विलियन का जो स्थायित्व है वो बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम अब इनको हम धनात्मक और जो ऋणात्मक कोलाइडी विलियन, उनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए धनात्मक और ऋणात्मक कोलाइडी विलियन के उदाहरण। तो देख लिए एक साइड में हमने डाल दिया है धनात्मक कोलाइडी विलियन, दूसरे साइड में डाल दिया है ऋणात्मक कोलाइडी विलियन। यहाँ पे धनात्मक कोलाइडी विलियन की बात करें तो क्षारीय रंजक जैसे मिथिलीन ब्लू, और ऋणात्मक कोलाइडी विलियन की बात करें तो यहाँ पे अम्लीय रंजक जैसे इथोसरीन, और यहाँ पे क्या लिखा है इथोसरीन, और दूसरा क्या है इथोसरीन, और क्या दूसरा लिखा है कांगोरेड। ठीक है, ये दो हमारे अम्लीय रंजक हैं, इथोसिन और दूसरा क्या है कांगोरेड। ठीक है, दूसरे अगर यहीं पे बात करते हैं दूसरे उदाहरण की, तो दूसरा है धातु हाइड्रोक्साइड सॉल्ट जैसे FeOH2 और AlOH2, ये भी धनात्मक हमारा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा ऋणात्मक। धातु सल्फाइड सॉल्ट H2S3 CDS और यहाँ पे Sb2S3, ये सब हमारे हो जाएंगे ऋणात्मक। ठीक है, यहीं पे अगर तीसरे उदाहरण की बात कर लेते हैं तो तीसरे उदाहरण में जल योजित धातु ऑक्साइड की बात करते हैं, ये भी हमारा धनात्मक में आता है, Fe2O3.XH2O Al2.X2H2O। ठीक है, ये भी हमारा धनात्मक है। दूसरे में अगर बात करें ऋणात्मक सॉल्ट की, तो धातुओं के जो सॉल्ट हैं जैसे Au सॉल्ट और Ag सॉल्ट, मतलब सोने का और चांदी का विलियन, दोनों ऋणात्मक में आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे चौथे के उदाहरण की बात कर लेते हैं, चौथा उदाहरण हमारा यहाँ पे TiO2 का सॉल्ट, और यहाँ पे अगर ये भी धनात्मक का कार्य करता है। यहाँ पे ऋणात्मक की बात कर लेते हैं तो ऋणात्मक में आता है स्टार्च, जिलेटिन, सैलिसिलिक अम्ल, मिट्टी आदि। ठीक है, और यहाँ पे जो 5 की बात कर लेते हैं तो 5 में इसमें दिया गया है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे जो इसमें बताए गए हैं। अब चलिए हम 9 नंबर गुण की बात कर लेते हैं। जो 9 नंबर हमारा गुण था 9 नंबर पे, वो हमारा है विद्युत कण संचलन प्रभाव। ये हमारा 9 नंबर का गुण है, इसे पढ़ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी विलियन में उपस्थित सभी कोलाइडी कण, यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र है उसकी बात की गई है। तो जब विद्युत क्षेत्र होता है उसकी उपस्थिति में हम कोलाइडी विलियन में उपस्थित सभी कोलाइडी कण किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। अगर कोलाइडी विलियन में जो उपस्थित होते हैं कोलाइडी कण, वो क्या करते हैं एक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं, और जब एक ही इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं तो ये जो घटना होती है, ये घटना ही कहलाती है विद्युत कण संचलन प्रभाव। तो ये है विद्युत कण संचलन प्रभाव, कि जब भी अगर विद्युत क्षेत्र की उपस्थित होती है और उसमें कोलाइडी विलियन में जो उपस्थित कण होते हैं वो क्या करते हैं एक ही इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं, और ये घटना विद्युत कण संचलन प्रभाव कहलाती है। इस प्रभाव द्वारा कोलाइडी कणों पर आवेश की पुष्टि होती है। ठीक है, तो इस प्रभाव द्वारा हमें क्या होता है कोलाइडी कणों पर आवेश की भी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। ये देखिए ये विद्युत कण संचलन का फिगर है, देखिए यहाँ पे ये फिगर है हमारा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यू आकार की ये बनी हुई है, जो हमारी ट्यूब बनी हुई है ये। ठीक है, यू आकार की जो कांच की ये बनी हुई है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हमारे जो ये अंदर आपको दिख रहे होंगे धनावेशित कण, और यहाँ पे ऋणावेशित कण दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरह से गमन कर रहे हैं, और इनमें जो भरा हुआ है अंदर वो क्या भरा हुआ है, तो यहाँ पे भरा हुआ है जल भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कणों का अभिगमन हो रहा है, मतलब ये कण क्या होते हैं चल रहे हैं, और यहाँ पे जो एकत्रित कण है वो देख लीजिए धन जो है यहाँ पे एकत्रित कण है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे एकत्रित कण है वो धन जो है धनात्मक वो एकत्रित कण है। यहाँ पे जो देखिए इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, तो ये देखिए ये इधर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, मतलब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक लगा होता है। लेकिन यहाँ पे करते क्या है कि एक इलेक्ट्रोड की ओर ही, मतलब अगर इस तरह से ये बना हुआ है फिगर, तो ये जो हमारे ये जो कण होंगे ये इधर से ही चलते हुए देखिए सारे माइनस वाले जो है वो एक ही इलेक्ट्रोड की तरफ इधर जा रहे हैं, किस पर धनात्मक की तरफ।
ये सारे माइनस वाले जो कण हैं ये एक ही इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करने लगते हैं, और जब एक इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करने लगते हैं, जाने लगते हैं, तो इस घटना को ही क्या बोलते हैं? विद्युत कण संचलन। तो ये है विद्युत कण संचलन। देखिए ये था हमने विद्युत कण संचलन पढ़ा। अब यहाँ पे इसके फिगर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फिगर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए जो अभी आपको फिगर में बताया है वही यहाँ पे बताया जाएगा। तो इस प्रयोग में हम क्या करते हैं, एक यू आकार की नली में कोलाइडी विलयन लेकर इसके दोनों सिरों पर विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जो आपको फिगर में अभी बताया गया था। देख लीजिए फिगर, यहाँ यू आकार की नली है, आपको बताया गया था, दो इलेक्ट्रोड हैं जो आपस में लगा दिए, जो विपरीत चिन्ह के होते हैं। एक धनात्मक होता है और एक क्या होता है? निगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। यू आकार की नली में कोलाइडी विलयन लेकर इसके दोनों सिरों पर विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। ऊपर जब इलेक्ट्रोड लगे हैं वहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलाइड कण किसी एक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाते हैं। जैसे आपने अभी देखा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है यहाँ से निकल के जो कण है ये एक इलेक्ट्रोड जो है इधर धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होते हैं? जाने लगते हैं, एक तरफ एकत्रित हो जाते हैं। ये एकत्रित कण आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो उपस्थित सभी कोलाइडी कण होते हैं किसी एक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाते हैं। यदि सभी कोलाइडी कण एनोड प्लस पर एकत्रित होते हैं तो कोलाइडी कणों का एनोड प्लस की ओर गमन ऋण कण संचलन कहलाता है। अगर ये क्या करते हैं? प्लस की ओर होते हैं, अग्रसर होते हैं ये कण, जो कोलाइडी कण होते हैं वो एनोड प्लस की तरफ, मतलब धनात्मक की तरफ अगर ये कण गमन करने लगते हैं तो ये जो कण कहलाते हैं ये कहलाते हैं ऋण कण संचलन। अगर कैथोड जो निगेटिव होता है की ओर गमन करने लगते हैं कण जो हमारे हैं कोलाइडी कण, तो ये कहलाता है धन कण संचलन कहलाता है। ठीक है, अगर मतलब कह रहा है कि प्लस की तरफ एनोड की तरफ ये लोग गमन करने लगते हैं तो ये कहलाते हैं ऋण कण संचलन, और अगर यहीं पे कैथोड की ओर गमन करने लगते हैं तो ये कहलाता है धन कण संचलन। ठीक है, तो ये दो टॉपिक। अब हमारे पास अगला जो हमारे पास टॉपिक है तो ये हमारा था किसके बारे में? हमने पढ़ लिया विद्युत कण संचलन के बारे में, उसके फिगर के बारे में। और ठीक है, अब चलिए हम पढ़ लेते हैं जो 10वां यहाँ पे पार्ट है, 10वां जो गुण है हमारा। ठीक है, 10 नंबर जो हमारा गुण है वो है हमारा स्कंदन या ऊर्णन। ठीक है, तो चलिए स्कंदन और ऊर्णन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। स्कंदन होता क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए स्कंदन आपको शायद पीछे भी बताया गया है, यहाँ पे भी देख लीजिएगा। देखिए स्कंदन हेडिंग पड़ी हुई है, कोलाइडी विलयन में उपस्थित। ठीक है, कोलाइडी विलयन होता है, उसमें उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का तली में बैठना या अवक्षेपण होना ही कोलाइडी विलयन का स्कंदन कहलाता है। जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसमें जो उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था होती है उनके जो कणों का तली में जो बैठ जाते हैं या वो अवक्षेपित हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, अवक्षेपण मीन स्कंदन ही होता है। ठीक है, तो तली में बैठ जाते हैं या अवक्षेपण हो जाता है इनका, तो वो क्या कहलाता है? कोलाइडी विलयन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये कोलाइडी विलयन का स्कंदन कहलाता है। तो ये था हमारा स्कंदन। ठीक है, बस। तो देखिए यहाँ पे हम अपने क्या करते हैं, गुण हमने समाप्त कर लिए कोलाइडी कणों के, और अब हम पढ़ेंगे कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति के कारण। उत्पत्ति के हमने 3 कारण लिए हैं। एक पहला कारण लिया है घर्षण विद्युतीकरण, दूसरा यहाँ पे कारण लिया है पृष्ठीय अणुओं का विघटन, और तीसरा यहीं पे कारण लिया है हमने आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए इसका विस्तार से वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है, केवल इनकी हेडिंग के बारे में आपको बता दिया गया है। तो चलते हैं अपने कुछ जो मेन टॉपिक है उनकी जो परिभाषाएं हैं उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ में जो आज चेंजिंग आपको सुनाई पड़ रही होगी, थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ी सी चेंजिंग है गले में खराश होने की वजह से। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे स्कंदन की बात कर लेते हैं।
स्कंदन की अगर बात करते हैं तो स्कंदन क्या है, यहाँ पे स्कंदन के बारे में आपको पढ़ना है। स्कंदन होता क्या है, स्कंदन के बारे में भी पीछे हमने गुण में तो पढ़ा था, लेकिन अब हम इसकी जो पूरी हेडिंग है उसको भी पढ़ेंगे। स्कंदन करने की जो विधि कैसे होता है स्कंदन, उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्कंदन के बारे में, ये मेन टॉपिक है, स्कंदन आता है पेपर में, तो चलिए पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइड कणों पर विद्युत आवेश उपस्थित रहता है। किसी कोलाइडी विलयन में जो कोलाइड हमारे कण होते हैं उस पर जो विद्युत आवेश उपस्थित रहता है, और यही विद्युत आवेश कोलाइडी विलयन के स्थायित्व का एक कारण होता है। यदि किसी विधि द्वारा कणों के आवेश को नष्ट कर दिया जाए तो कोलाइड कण आपस में संगुणित हो जाते हैं। अगर हम किसी कारण से किसी विधि द्वारा इन कणों के आवेश को नष्ट कर दें, और जब आवेश को नष्ट कर दें तो कोलाइड जो कण होते हैं वो आपस में संगुणित हो जाते हैं और गुरुत्वीय प्रभाव में पात्र के पेंदे में बैठ जाते हैं। गुरुत्वीय प्रभाव के कारण क्या होते हैं, पात्र के पेंदे में बैठ जाते हैं। इस प्रकार आवेशित कणों का उदासीन होकर नीचे एकत्रित हो जाना, या जो जाते हैं एकत्रित होकर नीचे बैठ जाते हैं, इस बैठने की प्रक्रिया को ही हम लोग स्कंदन कहते हैं। तो ये है हमारा, जो हमने वहाँ पे शॉर्ट रूप में स्कंदन पढ़ा था, ये हमारा थोड़े से बड़े रूप में स्कंदन की परिभाषा है। ठीक है, तो ये स्कंदन कहलाता है। अब देखिए स्कंदन करने की विधि पढ़ लेते हैं। स्कंदन करने की विधि होती क्या है, किसी कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने की सबसे जो प्रचलित विधि है, ठीक है, वो यही होती है। ठीक है, तो देखिए दो विपरीत आवेशित कोलाइड विलयन को सबसे पहले हम आपस में मिला लेते हैं। जो विपरीत आवेशित कोलाइड विलयन होते हैं उनको आपस में मिला लेते हैं, और जब मिला देते हैं तो फिर उसमें हम करते क्या है, किसी कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेश का पदार्थ, या तो हम आवेशित कोलाइडी विलयन को आपस में मिला देते हैं, या किसी कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेश का पदार्थ मिला देते हैं। और जब विपरीत आवेश का पदार्थ मिलाते हैं तो कोलाइडी कण इस आवेश को ग्रहण कर लेते हैं। जो कोलाइडी कण होते हैं वो इस आवेश को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और उदासीन हो जाते हैं, और इससे इनका जो स्कंदन होता है वो हो जाता है। तो इस प्रकार जो होता है वो स्कंदन का हो जाता है। तो स्कंदन करने की यही विधि है। आगे पढ़ लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक है, यहाँ पे हार्डी-सुलजे का नियम, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानिएगा आप। ठीक है, हार्डी-सुलजे का रूल काफी पेपर में पूछा भी गया है, तो देखिए इसकी डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा। हार्डी-सुलजे का नियम क्या कहलाता है, तो देखिए किसी आयन, ठीक है, अर्थात या हम कह सकते हैं अर्थात स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। किसी स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसी को हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। किसी ऋणात्मक कोलाइड विलयन के स्कंदन की क्षमता का धनात्मक आयनों का घटता हुआ जो क्रम है वो यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले दिखाया गया है Al3 पॉजिटिव, फिर क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन टू Ba2 पॉजिटिव और ग्रेटर देन Na पॉजिटिव, ये है घटता हुआ क्रम। ठीक है, आगे अगर ऋणात्मक की बात कर लेते हैं तो इसी देख लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इसी प्रकार धनावेशित कोलाइड कणों के प्रति ऋणायन आयनों की स्कंदन क्षमता का भी घटता हुआ क्रम है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऋणायन जो आयन है उनकी स्कंदन क्षमता का भी घटता हुआ क्रम में दिखाया गया है। PO4 3 निगेटिव, फिर लिखा है SO4 2 निगेटिव, ग्रेटर देन, फिर लिखा है यहाँ पे ग्रेटर देन Cl निगेटिव। तो ये ऋणायन आयनों की स्कंदन क्षमता का घटता क्रम है। पीछे हमने धनात्मक को पढ़ा है। ठीक है, तो ये है हार्डी-सुलजे का नियम। ठीक है, कि किसी आयन या स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसी को हम लोग हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। तो हार्डी-सुलजे का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से पढ़िएगा। आगे बात करते हैं स्कंदन मूल की। ठीक है, आपको दिखाई पड़ा होगा, यहाँ पे देख लीजिए स्कंदन मूल्य। ठीक है, स्कंदन मूल्य इसको बोल दें या इसी को हम बोले, इसको वैसे हम बोलते हैं किसमें ज्यादातर इस रूप में ये पूछा जाता है, ऊर्णन मान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊर्णन मान। तो आप यहाँ पे हेडिंग जब लिखोगे स्कंदन मूल तो वहां पे या करके ऊर्णन मान भी डाल लीजिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये भी। तो स्कंदन मूल या ऊर्णन मान होता क्या है, यहाँ पे उसके बारे में पढ़ना है। तो देख लीजिए, पढ़ लेते हैं यहाँ पे
किसी भी विद्युत अपघट्ट के, जो भी कोई भी विद्युत अपघट्ट हम लेते हैं तो किसी भी विद्युत अपघट्ट के मिलीमोलों की वह संख्या, ठीक है, वह न्यूनतम संख्या, ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिएगा, की काट दीजिएगा यहाँ पे, किसी भी विद्युत अपघट्ट के मिलीमोलों की वह न्यूनतम संख्या, संख्या भी काट दीजिएगा यहाँ पे, वह न्यूनतम संख्या जो 1 लीटर कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए आवश्यक होती है, उसे ही विद्युत अपघट्ट का स्कंदन मूल्य या उन्नन मान कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो संख्या की है ये 2 बार लिख गया है, इसको साफ कर दीजिएगा, यहाँ पे ये कट कर लीजिएगा। देख लीजिए डिफिनीशन दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या है डिफिनीशन हमारी। तो डिफिनीशन है हमारी यहाँ पे कि ठीक है, किसी भी विद्युत अपघट्ट के मिलीमोलों की वह संख्या, ठीक है, किसी भी विद्युत अपघट्ट के मिलीमोलों की वह न्यूनतम संख्या जो 1 लीटर कोलाइडी विलयन के स्कंदन करने के लिए आवश्यक होती है, उसे ही विद्युत अपघट्ट का स्कंदन मूल्य या उन्नन मान कहते हैं। तो ये है उन्नन मान या स्कंदन मूल्य की डिफिनीशन, ठीक है। अगर यहीं पे थोड़ा सा नोट है उसको भी पढ़ लेते हैं। नोट में आपको दिया गया है, जिस विद्युत अपघट्ट का स्कंदन या उन्नन मान कम होता है उस विद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति अधिक होती है। जिसका स्कंदन या उन्नन मान कम होता है जिस विद्युत अपघट्ट का, उसकी जो स्कंदन शक्ति होती है वो अधिक होती है, ठीक है। ये नोट में आपको बता दिया गया। आगे देख लीजिए, अगले टॉपिक की बात करें तो ये सब हेडिंगे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको बोलेंगे। थोड़े थोड़े से टॉपिक है इसलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसलिए देख लीजिए, इनको भी पढ़ लेते हैं। दूसरा हमारे पास है रक्षण क्या होता है, तो रक्षण को पढ़ते हैं। देखिए रक्षण क्या होता है, द्रव स्नेही कोलाइड विलयन की उपस्थिति में किसी द्रव विरोधी कोलाइड विलयन का भी स्कंदन आसानी से नहीं होता है। ये आपने पढ़ा है कि जब भी अगर किसी में हम क्या करते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड अगर द्रव विरोधी कोलाइड में डाल दें तो द्रव विरोधी कोलाइड का भी स्कंदन जो होगा वो आसानी से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? द्रव विरोधी सॉल्ट का विद्युत अपघट्ट की थोड़ी मात्रा द्वारा स्कंदन न होने को रक्षण कहते हैं। अब पहले हम डालते थे विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा, तो द्रव विरोधी सॉल्ट का जो हो जाएगा वो स्कंदन हो जाता था। लेकिन जब हम इसमें द्रव स्नेही मिला देंगे द्रव विरोधी में, तो अगर हम थोड़ी सी विद्युत अपघट्ट की मात्रा डालेंगे तो यहाँ पे स्कंदन नहीं होता, और जब स्कंदन नहीं होता तो इस क्रिया को रक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्षण। और ये रक्षा करता कौन है? ये रक्षा करता है द्रव स्नेही कोलाइड, ये रक्षण का काम करता है यहाँ पे। तो देखिए आगे लिखा हुआ है, और जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ की स्कंदन होने से रक्षा करता है, उस पदार्थ को जो रक्षा करता है, तो रक्षा कर रहा है यहाँ पे द्रव स्नेही, उस पदार्थ को यहाँ पे बोलते हैं रक्षी कोलाइड। क्या बोलते हैं? रक्षी कोलाइड कहते हैं। और इस प्रक्रिया को रक्षण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या करते हैं? रक्षण। तो ये है रक्षी कोलाइड और रक्षण की डिफिनीशन, ठीक है। तो ये भी मेन डिफिनीशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से लिख भी लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे अगर बात करें हम पायस या इमल्सन की बात कर लेते हैं, ये भी एक टॉपिक है, ठीक है। पायस या इमल्सन कैसे बनता है, ठीक है, तो ये भी एक टॉपिक था इसमें, तो ले लिया गया है। देखिए पायस या इमल्सन होता क्या, पहले हम बात करें। पायस या इमल्सन के बारे में बात करें तो वे कोलाइड जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं, उन्हें हम लोग पायस कहते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा था जब हमने टेबल पढ़ी थी, ठीक है। तो वे कोलाइड जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव में होते हैं, उन्हें पायस कहते हैं। जैसे दूध पायस होता है हमारा, ठीक है। पायस दो अमिश्रणीय द्रवों को मिलाने से बनते हैं। ये पायस अस्थायी होते हैं। वे पदार्थ जो पायस का स्थायित्व बढ़ा देते हैं उसे हम लोग पायसी कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? पायसी कारक। पायस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तेल जल पायस, या इसको आयल वाटर पायस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर इनकी डिफिनीशन की बात करें तो वे पायस जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था तेल तथा परिक्षेपण माध्यम जल होता है उसे हम लोग आयल
वाटर पायस कहते हैं। जैसे अगर बात करें तो जैसे में आते हैं दूध और वैनिशिंग क्रीम, ये हमारे तेल पायस का उदाहरण है। ठीक है, दूसरे अगर पायस की बात करते हैं तो दूसरा यहाँ पे है डब्ल्यू मतलब वाटर और ऑयल पायस। ठीक है, जल तेल पायस। जल तेल पायस की बात करते हैं तो वे पायस जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था जल तथा परिक्षेपण माध्यम तेल होता है, तो इसे हम वाटर ऑयल पायस कहते हैं, वाटर अपॉन ऑयल पायस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर बात करते हैं तो ये जो पायस में उदाहरण होता है, ये मछली के तेल और मक्खन जो उदाहरण होता है वो जल या तेल पायस का उदाहरण होता है। ठीक है, वाटर या ऑयल पायस का उदाहरण होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पायस के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे जो एक टॉपिक हमारे पास है पायस के उपयोग, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। ये पायस से संबंधित पायस के उपयोग पढ़ लेते हैं। देखिए पायस के उपयोग में क्या बोला गया है, पायसी कारक द्वारा साबुन की साध्यता से वस्त्र को स्वच्छ किया जाता है। जो यहाँ पे पायसीकरण होता है, पायसीकरण, ठीक है, पायसीकरण द्वारा साबुन की साध्यता से वस्त्र को स्वच्छ किया जाता है। दूसरा उपयोग है इसका कि दूध एक पायस है जो हमारे दैनिक आहार का प्रमुख अवयव है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे कि विभिन्न दवाइयां रोगों के निदान में काम आता है। विभिन्न दवाइयां जो होती हैं रोगों के निदान में काम आती हैं। यहाँ पे चौथे पायस की बात करते हैं। चौथा हमारा है झाग प्लवन विधि में सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में पायस का निर्माण होता है। झाग प्लवन विधि में सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, इस विधि में पायस का निर्माण होता है। तो ये कहलाता है हमारा पायस। ठीक है, अगला एक हमारा थोड़ा सा टॉपिक है, उसको ही पढ़ लेते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बात करें तो ये हमारा स्वर्ण संख्या है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर की बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिली सोने के कोलाइड विलियन का, ठीक है, 10 मिली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड सॉल। ठीक है, कोलाइडी विलियन जो आपको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलना चाहे तो गोल्ड सॉल भी बोल सकते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिली गोल्ड सॉल का 10% NaCl के 1 ml से होने वाले स्कंदन को रोक दे, स्वर्ण संख्या कहलाती है। फिर से पढ़िए, द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिली सोने के कोलाइडी विलियन का 10% NaCl के 1 मिली से होने वाले स्कंदन को रोक दे, वही स्वर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, कुछ रच्छी कोलाइडों की स्वर्ण संख्या जो निम्न प्रकार है। स्वर्ण संख्या में कितने कितने, ये देखिए जिलेटिन होता है, जिलेटिन का जो पार्ट होता है वो 0.005 से 0.31 तक होता है। यहाँ पे केसिन का जो पार्ट होता है वो होता है 0.01 से 0.01। एल्बुनियम और अरेबिक गोंद की बात करें तो ये होता है 0.15 से 0.25। यहाँ पे डेक्स्ट्रिन की बात करें तो ये 6.0 से 20.0 होता है। यहाँ पे आलू का स्टार्च भी होता है जो होता है 20.0 से 25.0। तो इतनी चीजें जो होती हैं स्वर्णांक में मिली होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था, मेन टॉपिक था स्वर्णांक, इसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कोलाइड के जो क्या है उपयोग। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम कोलाइड के